प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में, हिस्ट्री में, इतिहास में भारत एवं समकालीन विश्व भाग 1 क्लास 9 के चैप्टर 1 अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दूसरे भाग को देखते हैं, समझते हैं। वीडियो के पहले भाग में हम लोगों ने देखा है कि क्रांति क्या है, क्रांति किसे कहते हैं, फ्रांस की क्रांति के समय वहां किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि थी, आर्थिक पृष्ठभूमि थी, जिन कारणों से क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। वीडियो के इस भाग में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से हुई और कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में तथा क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग स्टेटस जनरल के बारे में समझते हैं। फ्रांस में प्राचीन समय से राजतंत्र चला आ रहा था। राजतंत्र के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है। तो इस राजतंत्र में स्टेटस जनरल नामक एक राजनीतिक संस्था थी और यही संस्था कार्य करती थी प्रशासन शासन को चलाने के लिए। स्टेटस जनरल में तीनों स्टेट्स के प्रतिनिधि शामिल होते थे। अब आप कहेंगे तीन स्टेट्स क्या थे, तो हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा है कि फ्रांस की सामाजिक स्थिति में समाज तीन वर्ग में मुख्य रूप से विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तृतीय स्टेट में भी दो वर्ग था, एक जो शिक्षित और समृद्ध वर्ग था, वकील उसमें थे, दूसरा जिसमें किसान, कारीगर, मजदूर आदि थे, वो सबसे निचले स्तर पर थे। और हम लोगों ने यह भी देखा है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व तृतीय वर्ग के समृद्ध और शिक्षित वर्गों द्वारा ही किया गया था। तो इस स्टेटस जनरल में तीनों स्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे। राजा स्टेटस जनरल की मंजूरी से ही कर लगा सकता था, जो टैक्स लगाता था या बढ़ाता था तो वह स्टेटस जनरल की मंजूरी से ऐसा करता था। हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा है कि क्रांति के समय में फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। उसका कारण था दूसरे देशों के साथ युद्ध लंबे समय से चल रहा था। अमेरिकी उपनिवेशों को आजाद कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था। इन कारणों से काफी कर्ज चढ़ गया था और वहां के राजा और राज दरबार में बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची हो रहा था, जिसके कारण राजकोष खाली हो गया था, आर्थिक स्थिति दयनीय थी। अतः सम्राट के पास अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कर में वृद्धि और नए कर लगाने का एकमात्र मार्ग दिखाई दे रहा था। इसलिए ही राजा ने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाया और नए कर की बात की। स्टेटस जनरल की बैठक अंतिम बार 1614 ईस्वी में, अर्थात 150 से ज्यादा साल पहले हुई थी। उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 16वां, जो फ्रांसीसी समय क्रांति के समय फ्रांस का शासक था, उसने नए कर लगाने के लिए 5 मई 1789 ईस्वी को 5 मई 1789 1789 को वर्साय में एक बैठक बुलाई स्टेटस जनरल की। वर्साय के बारे में हम लोगों ने जाना है। पेरिस के पास उसका एक उपनगर, जहां राज दरबार था, राजमहल था और बुर्बो वंश का शासक लुई 16वां इस समय था। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में रखना है, याद रखना है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सब पढ़ा भी है। जब यह बैठक बुलाई गई तो प्रथम स्टेट के 300 प्रतिनिधि, द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधि इस स्टेटस जनरल की बैठक में शामिल हुए। एक चीज और यहां ध्यान रखना है कि किसान, महिला, कारीगर आदि को सभा में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, प्रवेश उनका वर्जित था। तृतीय स्टेटस का प्रतिनिधित्व इस समय, जैसा कि हम लोग पहले देखे, समृद्ध और शिक्षित वर्ग कर रहे थे, अर्थात इन्हीं लोगों ने इस सभा में भाग लिया, वहां गए। लेकिन इन लोगों ने, चूंकि इस वर्ग की संख्या सबसे अधिक थी फ्रांस के जनसंख्या में, तो इन लोगों ने 4000 के लगभग पत्रों, यानी विभिन्न तरह के पत्र जो इकट्ठा किया हम लोगों से, वो 4000 पत्रों के माध्यम से शिकायतों का एक लिस्ट बनाया कि क्या क्या समस्याएं हो रही है जनता को, और वो बनाकर अपने साथ ले गए थे इस सभा में।
स्टेटस जनरल का एक नियम चला रहा था कि प्रत्येक वर्ग का एक वोट दिया जाएगा, यानी प्रत्येक वर्ग केवल एक वोट देगा, जिससे प्रथम और द्वितीय वर्ग स्टेट्स का अधिकार यानी बहुमत कायम देता था। लेकिन इस बार तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि प्रत्येक सदस्य, जितने सदस्य भाग ले रहे हैं, सब एक वोट देगा, क्योंकि इन लोगों पर रूसो के विचार का प्रभाव पड़ा था। रूसो के बारे में हम लोग देखे हैं, जिनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक संविदा है, सामाजिक समझौता है। इन तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों के अनुसार यह लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसके बारे में रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था। और इन्हीं से प्रभावित होकर इन लोगों ने प्रत्येक सदस्य को वोट देने की मांग वहां की, लेकिन लुईस 16वां ने इनके मांग को नामंजूर कर दिया। अतः तीसरे वर्ग के लोग सभा से बाहर आ गए, यानी उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया और बाहर आ गए, क्योंकि ये लोग मानते थे कि यही लोग संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र के प्रवक्ता हैं, अर्थात वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व यही लोग कर रहे हैं, अर्थात सभी सदस्य को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, जिसे राजा ने अस्वीकार कर दिया। अतः ये लोग सभा का बहिष्कार कर बाहर आ गए और 17 जून 1789, सारे डेट को ध्यान में रखिएगा एक क्रोनोलॉजी के अनुसार। जैसे देखिए, 5 मई को सभा बुलाई गई, 5 मई को सभा बुलाई गई, इन लोगों ने बहिष्कार किया। उसके बाद 17 जून अर्थात अगले महीने में 1789 ईस्वी में मिराबो, प्रसिद्ध नाम है फ्रांसीसी क्रांति में, और आबे सिए, 2 नाम यहां ध्यान रखिएगा। मिराबो और आबे सिए के नेतृत्व में वर्साय में इंडोर टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने, अर्थात तीसरे स्टेट के लोगों ने एक सभा की। अभी मिराबो कौन था? तो मिराबो वास्तव में कुलीन परिवार से था, लेकिन यह सामंती व्यवस्था का विरोधी था। इसने सामंती विशेषाधिकार जो प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिला हुआ था, तो सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने के लिए एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, मैगजीन भी निकाला था। और आबे सिए जो पादरी वर्ग से था, इसने एक पंपलेट छापा, तीसरा स्टेट क्या है। पंपलेट अर्थात प्रचार पुस्तिका, जो कुछ पन्नों का होता है, उसको छपवाया और बांटा कि तीसरा स्टेट क्या है। और ये जो सभा बुलाई गई, जिसका नेतृत्व मिराबो और आबे सिए कर रहे थे, इस सभा को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया गया। नेशनल असेंबली अर्थात एक राजनीतिक संस्था का नाम दे दिया गया, रूप दे दिया गया। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये टेनिस कोर्ट, जहां सभा बुलाई गई थी, वहां शपथ लिया जा रहा है, राज्य की स्थापना की बात की जा रही है। इस चित्र में जो जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया है, उनका चित्र है। नेशनल असेंबली में लगाने के लिए यह चित्र बनाया गया है, जिसमें शपथ लेने का चित्र है। इन चित्रों को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है कि चित्र किसने बनाया। जॉक लुई डेविड ने। इसके बाद ये जो नेशनल असेंबली इन लोगों ने सभा को घोषित किया, इसने एक शपथ ली, जिसका चित्र आप लोग देख रहे थे। शपथ ली कि एक संविधान का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सम्राट की शक्तियों को कम कर दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा, ऐसा संविधान बनाया जाएगा। इस समय और सारी परिस्थितियां उभर कर सामने आई थी, जैसे ठंड के मौसम में, चूंकि फ्रांस उत्तरी गोलार्ध में है, तो जिस समय क्रांति हो रही है उस समय गर्मी का मौसम है, लेकिन उसके पहले जो ठंड का मौसम आया था, उसमें किसानों का फसल खराब हो गया था। और खराब होने से वहाँ जो मुख्य और लोकप्रिय भोजन था पाव रोटी, इसकी कीमत में भारी वृद्धि हुई थी। पहले वीडियो में हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देखा है कि महिलाएं किस तरह से कतार लगाकर पाव रोटी के दुकान पर खड़ी है, और जमाखोरी होने लगी थी, महंगाई बढ़ गई थी। इन परिस्थितियों में अब देखिए, जून में सभा बुलाई गई, अब जुलाई में हम लोग हैं, 14 जुलाई 1789 ईस्वी। क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना होगा कि मई में स्टेटस जनरल की सभा बुलाई गई, जून में तृतीय वर्ग के लोगों ने टेनिस कोर्ट में सभा किया, जिसमें नेशनल असेंबली का गठन कर लिया, और जुलाई में 14 जुलाई 1789 को ये जो तृतीय वर्ग की भीड़ थी, वो बास्तिल किला, जिसके बारे में देखे हैं, वह राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था, जहां हथियार गोले बारूद
रखे जाते थे। उस बास्तिल किला पर भीड़ द्वारा हमला कर उसे ध्वस्त कर दिया गया और क्रांति की शुरुआत हो गई। 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। क्रांति न केवल शहरों में फैला बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया, क्योंकि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाह फैल गया कि जागीर, जो सामंत के रूप में थे, जागीरदार जो किसानों के मालिक थे, किसानों से खेती करवाते थे, ये जागीर के मालिक यानी सामंत किसानों के फसलों को नष्ट करवाने के लिए कुछ लठैतों को भेज दिया है। अतः ग्रामीण उग्र हो गए और उन्होंने अपने कृषि के उपकरणों को हाथ में लेकर ग्रामीण किला, जिसे चैट्यू फ्रांसीसी भाषा में कहते हैं, पर हमला कर दिया। इस पर हमला कर दिया और इन लोगों ने अन्न भंडार को लूट लिया। लगान वाले दस्तावेज जो वहां रखे हुए थे, किसानों से लगान लिए जाते थे, उसको जला दिया। इन लोगों के डर से कुलीन लोग जो जागीरदार आदि थे, जागीर जिनकी थी, जो सामंती थे, वे जागीर छोड़कर भाग गए और भागे भी तो दूसरे पड़ोसी देशों में भी भागने लगे। तो इस तरह से शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांति फैल गई और अंततः लुई 16 ने क्रांति की विभीषिका को देखते हुए नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, जो तृतीय वर्ग के द्वारा घोषित किया गया था। और 4 अगस्त, अब जुलाई के बाद अगस्त आ गया, 4 अगस्त 1789 की रात में नेशनल असेंबली के द्वारा कई प्रस्ताव पारित किया गया। आप यहाँ एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में अलग अलग रंग से क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो हरे रंग के क्षेत्र हैं, जो लगभग किनारे में हैं, ये हरे रंग के क्षेत्र जो भय, क्रांति के समय भय उत्पन्न हुआ था, उससे प्रभावित क्षेत्र नहीं थे। यानी जहां जहां हरा रंग दिखाई दे रहा है फ्रांस के मानचित्र में, वो अप्रभावित क्षेत्र थे क्रांति के समय। और ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं ये क्रांति की शुरुआत के क्षेत्र थे। इन्हीं क्षेत्रों से क्रांति शुरू हुई थी। और ये जो गोल गोल देख रहे हैं कुछ क्षेत्र, देखिए यहाँ है, यहाँ ये गोल गोल देख रहे हैं, ये सब क्रांति के केंद्र थे। और इन्हीं केंद्रों से क्रांति का प्रसार दूसरे क्षेत्रों में हुआ था, जो एरो से दिखाया गया है। यानी एक प्रमुख केंद्र थे और इन्हीं केंद्रों से क्रांति दूसरे क्षेत्रों में फैली थी, जिसको दिखाया गया है इस चित्र से। इस मानचित्र में दिखाया गया है कि किसानों के जत्थे किस तरह एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते चले गए। अब जो नेशनल असेंबली द्वारा 4 अगस्त 1789 में प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें प्रमुख था कि करों, जो टैक्स लिया जाता था और जो विशेषाधिकार और इन लोगों पर बंधन लगाए गए थे, ऐसे सामंती व्यवस्था जिसमें अधिक कर लिया जाता था, विशेषाधिकार वाला था, वैसे सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ में पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को भी समाप्त करने का प्रस्ताव पारित हुआ। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर लिया गया। चर्च का अधिकार जिन भूमि पर था, उसे आम जनता ने जब्त कर लिया। अर्थात वहां जो नेशनल असेंबली का गठन हुआ, एक संविधान बनाने का शपथ लिया गया और उसके साथ ही जो एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें भूमि को जब्त कर सरकार की भूमि घोषित कर दी गई तथा 20 अरब लिब्रे के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। उस समय फ्रांस की मुद्रा का नाम था। 20 अरब लिब्रे की संपत्ति जो इन लोगों के पास थी, सामंतों के पास, प्रथम वर्ग के पास, द्वितीय वर्ग के पास, उस पर सरकार का अधिकार हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किस प्रकार हुई और किन किन घटनाओं के द्वारा यह आगे फैला और पूरे फ्रांस में किस तरह से शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला। अब वीडियो के अगले भाग में हम लोग फ्रांस में गणराज्य की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।